हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। जब किसी दिए हुए समय में प्राइस लेवल बढ़ जाता है इकोनॉमी में, तो उसे हम इन्फ्लेशन कह देते हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़े क्यों? महंगाई ही तो है, महंगाई बढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो प्रॉब्लम ये है कि महंगाई से क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, डिवैल्यूएशन हो जाता है हमारी करेंसी में। इससे दिक्कत किसे होती है? इससे दिक्कत होती है पुअर पीपल को और मिडिल क्लास लेवल के पीपल को, क्योंकि अमीर लोगों को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पहले 50 रुपए किलो टमाटर आता आता था, वो तब भी लेते थे। अब टमाटर 100 रुपए किलो है, तो वो तब भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? अब जैसे मैं हूँ और मुझे लेनी है टॉफ़ियाँ, ठीक है? तो पहले मैं क्या करती थी, 5 रुपए की 10 टॉफ़ी आती थी, ठीक है? अब क्या हुआ, मेरी करेंसी की वैल्यू घट गई है, हमारी इकोनॉमी में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अब 5 रुपए में 5 ही टॉफ़ी आती है। तो जहाँ पहले मैं 5 रुपए में 10 टॉफ़ी खरीद रही थी, अब 5 रुपए में 5 ही टॉफ़ी आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पैसों की, हमारे रुपया की वैल्यू घट गई है। ये होता है इन्फ्लेशन, ठीक है? अब इन्फ्लेशन क्या करता है? इंटरनली तो इफेक्ट कर ही रहा है, हमारे अंदर इकोनॉमी को, हमारे देश को तो इफेक्ट कर रहा है। गरीबी बढ़ रही है और अमीरी अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेशनली भी तो इफेक्ट करती है ना। इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली भी इफेक्ट करती है। कैसे? हम जो हैं, हम डेवलपिंग नेशन है, हमारी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। और हम इम्पोर्ट लीडिंग इकोनॉमी है, मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते तो हमारी करेंसी की डीवैल्यूएशन होने की वजह से हमारी कंट्री में पैसे ज़्यादा आते, हमारी कंट्री में रुपया ज़्यादा आता। लेकिन हम एक्सपोर्ट लीडिंग की जगह इम्पोर्ट लीडिंग है, मतलब हम बाहर वाले देशों से हमारे देश में मंगाते ज़्यादा है। और क्योंकि हमारी करेंसी की डीवैल्यूएशन हो गई है, तो हमें रुपए ज़्यादा देने पड़ते हैं। पहले उतनी क्वांटिटी के लिए हमें कम पैसे देने पड़ते थे, अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो एक ये इशू भी आ जाता है। इसलिए इन्फ्लेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि इन्फ्लेशन होता क्या है, किस वजह से बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल कैसे करें। हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, इन्फ्लेशन की वजह क्या है। तो इन्फ्लेशन है ना, दो रीज़न की वजह से बढ़ता है। पहला तो डिमांड, और दूसरा होता है सप्लाई साइड, ठीक है? ये दोनों ही फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं। अब देखो डिमांड साइड में क्या होता है। पहला होता है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने लगता है ना, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक के लिए, जैसे कि उसने रोड्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दी, तो उससे क्या होता है, नई नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की परचेजिंग पावर, कैपेसिटी है ना, बढ़ने लगती है, लोग खरीदने ज़्यादा लगते हैं। और जब खरीदने ज़्यादा लगते हैं तो डिमांड बढ़ने लगती है। और अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, क्या होता है, उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। दूसरा है हमारा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जब हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करने लगते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास करेंसी ज़्यादा आएगी, और करेंसी ज़्यादा आने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, और पैसा ज़्यादा आएगा तो खर्च भी ज़्यादा होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस लेवल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। थर्ड है रिडक्शन इन टैक्सेस। अब टैक्स कम करने की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। अगर टैक्स कम हो जाता है हमारी इकोनॉमी में, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के पास या हम जैसे लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, उनके हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा। पहले हम टैक्स में 2,000 रुपये दे देते थे, अब टैक्स कम हो गया, अब हमें 1,000 रुपये देने पड़ते हैं, 1,000 रुपये हमारे पास बच गए। तो अब वो 1,000 रुपये कहाँ जाएंगे? वो 1,000 रुपये हम खर्च करेंगे, हमारे हाथ में पैसा आ गया। फिफ्थ है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने से भी इन्फ्लेशन होगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन तो आएगा ही। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो भी इन्फ्लेशन होगा। प्राइवेट एक्सपेंडिचर का मतलब है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कॉरपोरेट चीज़ें हैं उस वो लोग ज़्यादा अगर वो करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसके बाद है हमारा लास्ट रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट का मतलब होता है कि पब्लिक पे जो कर्जा चढ़ा हुआ है ना, उस कर्जे को उतारना, तो उससे भी इन्फ्लेशन आता है।
अब देखते हैं सप्लाई साइड ऑफ इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड ऑफ इन्फ्लेशन क्यों होता है, किस किस वजह से होता है। तो पहला है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, हमारे रॉ मटेरियल हो गए, लेबर हो गए, ठीक है, जब ये लोग कम मिलने लगते हैं तो क्या करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं कि हम ज़्यादा सैलरी देंगे। तो इससे क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, सेक्टर में घुसते हैं और फिर उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आता है और फिर वही इन्फ्लेशन वाली बात आ जाती है। ठीक है। दूसरा है होर्डिंग बाय ट्रेडर्स। जब ट्रेडर्स होर्डिंग कर लेते हैं ना, मतलब जब उन्हें पता लगने लगता है कि जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बढ़ने वाली और आगे जाके और पैसे मिलने वाले हैं, तो वो अपने सामान को होल्ड कर लेते हैं, बचा के रख लेते हैं कि कल बेचेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। सिमिलरली होर्डिंग बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये सोच के कि कल को इस चीज़ का प्राइस बढ़ सकता है, कल ये चीज़ महंगी हो सकती है, तो अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये थी सप्लाई साइड इन्फ्लेशन की। उसके बाद है कि इन्फ्लेशन की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन 3% से कम होता है, मतलब इस तरीके से होता है, इन्फ्लेशन ऐसे चल रहा होता है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है अभी 3% से कम चल रहा है। दूसरा आता है हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस लेवल ना 3 से 4% बढ़ जाते हैं, मतलब थोड़े से ऑसिलेशन ज़्यादा होने लगते हैं, तो वो आ जाता है हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन में। उसके बाद आता है हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में होता है जब 10% से ज़्यादा बढ़ने लगता है ना प्राइस लेवल एक साल में, दिए हुए साल में, तो वो हो जाता है हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ऐसे ऐसे उसमें इन्फ्लेशन थोड़े, ऑसिलेशन थोड़े और ज़्यादा होने लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। जब 100% से भी ज़्यादा प्राइस लेवल हो जाता है, मतलब पहले एक टॉफ़ी 1 रुपए की आ रही थी, अब वो 2 रुपए की एक आने लगी है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि 100% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो हो जाता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, जो इस तरीके का दिखता है। ये थी इन्फ्लेशन की कैटेगरीज। अब इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन कम होने लगता है ना, जब इन्फ्लेशन का रेट कम होने लगता है, पहले इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा था, अब इन्फ्लेशन 4% से बढ़ रहा है, तो वो हो जाता है डिसइन्फ्लेशन। दूसरा होता है हमारा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, जब गुड्स के और सर्विसेज के प्राइस कम होने लगते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। कंफ्यूज नहीं होना, डिसइन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन के रेट में कमी आना, कि पहले 5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, अब 4% से। डिफ्लेशन होता है जब इन्फ्लेशन कम होने लगता है, इन्फ्लेशन घटने लगता है। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन में क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाता है ना, मतलब इन्फ्लेशन जितनी ज़रूरत है उससे कम आने लगता है, तो आता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने लगती है ताकि आउटपुट बढ़े और हम डिफ्लेशन से फाइट कर सकें। ठीक है। तो रिफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बूस्ट करना, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ाना। उसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई होती है और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है ना बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो वो वाला पीरियड होता है हमारा स्टैगफ्लेशन। याद रखना, जब बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, हाई इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो वाली स्टेज कहलाती है हमारी स्टैगफ्लेशन। तो ये थे इन्फ्लेशन के टाइप्स। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो इफ़ेक्ट कैसे करती है। तो महंगाई जो है ना 2 तरीके से इफ़ेक्ट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव में हो गया बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। अब महंगाई ज़्यादा होती है ना, तो जो लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होता है ना, जैसे किसी प्रोड्यूसर ने अपनी एक कंपनी खड़ी कर रखी है और प्रोडक्शन कर रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसको क्या होगा, उसको फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो। अब वो पहले किसी चीज़ को 1 रुपए में बेच रहा था, अब वो 2 रुपए में बेच रहा है, उसे वहाँ फ़ायदा हो गया। यही सेम चीज़ नीचे लिखी है, हायर प्रॉफिट्स टू प्रोड्यूसर, वही प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ना, हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो बढ़ने लगता है। फोर्थ है एनकरेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है, मतलब मेरे को पता लग गया कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और इसके प्राइस भी अच्छे हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं उस चीज़ को लेकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगी कि हाँ हाँ मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करती हूँ, उसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे।
ऐसी चीज़ें। रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, अब इन्फ्लेशन होता है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। कैसे कैसे, जब इन्फ्लेशन होता है तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आता है। पैसा ज़्यादा आने का मतलब है प्रोड्यूसर के हाथ में भी पैसा ज़्यादा है, तो वो और लेबर्स को हाई करता है, और लेबर्स को हाई करता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उसके बाद है जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एनकरेज करता है। जैसे किस तरीके से एनकरेज करता है, यही सारी चीज़ें होती है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इस इन्वेस्टमेंट को एनकरेजमेंट मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, इस तरीके से। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। तो पहला है कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मतलब हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। वही चीज़ आती है, पहले जो चीज़ हमें 10 रुपए में मिलती थी अब 20 रुपए में मिल रही है, तो अब हम कम खरीदेंगे ना, क्योंकि भाई हमारा तो बजट है, हम ये वाली चीज़ 10 रुपए की ही खरीद सकते हैं, तो अब हम कम खरीदेंगे। दूसरी इसकी नेगेटिविटी होती है, मतलब इसकी प्रॉब्लम होती है, वो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, अब जैसी महंगाई आई, अब सरकार का काम है कि उस महंगाई को कम करना है, हमारी मार्केट में इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा कम पहुंचे, लोगों के हाथ से पैसा खींच सके। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, रिड्यूसेस डिमांड। डिमांड का एक रूल है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। अब जैसे ही इन्फ्लेशन आया, महंगाई आई, उससे क्या हुआ, उससे डिमांड कम हो गई चीज़ों की। पहले उसका प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा होती थी, अब उसका प्राइस ज़्यादा हो गया तो अब हम डिमांड कम करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इसका, करेंसी डिवैल्यूएशन। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाता है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से भाई पुअर पीपल और मिडिल क्लास पीपल को सफ़र करना पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, स्पेशली हमारी कंट्री को, क्योंकि हमारी कंट्री तो जो है वो इम्पोर्ट लीडिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, रिड्यूस कैपिटल फॉर्मेशन। अब ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से ना कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बिजनेस खड़ा करना, प्रोडक्शन के लिए पूरा का पूरा सेटअप खड़ा करना। इसमें क्या होता है, महंगाई बढ़ गई तो रॉ मटेरियल महंगे आने लगे, लेबर महंगा आ रहा है, ज़मीन महंगी हो गई है, तो हम प्रोडक्शन खड़ा कहाँ करें, हम इन्वेस्टमेंट करें कैसे जब सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी तो बढ़ जाती है ना। अब हमारे बिजली का बिल बढ़ गया, हमारी जो डेली ज़रूरतें हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, उनका प्राइस बढ़ गया, तो हमारी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई ना, महंगी हो गई, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है या हमारे लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। उसके बाद है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। उसके बाद होता है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है ना वो बढ़ जाती हैं। अब मैंने आपको वही बताया, जो प्रोड्यूसर्स हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें तो फ़ायदा हो जाता है, पहले कोई चीज़ 1 रुपए की बेच रहे थे अब 2 रुपए की बेच रहे थे, वो तो और अमीर हो गए। लेकिन हम जैसे लोगों का क्या हुआ, मिडिल क्लास लोगों का, पुअर पीपल का क्या हुआ, अब हम और गरीब होने लगे, क्योंकि पहले हमारा 1 महीने का आटा आता था 60 रुपए का, अब 1 महीने का आटा हमारा 120 रुपए का हो रहा है, मतलब अब हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैसों की और कमी होती जा रही है, इस वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पैदा हो जाती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आरबीआई जो है वो कैसे, उसकी क्या पॉलिसीज़ है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, या किस तरीके से कर सकता है वो। तो आरबीआई जो है ना, आरबीआई ने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा हुआ है। इन्फ्लेशन का टारगेट जो है आरबीआई का वो है 4% का, मतलब कि उसने रख रखा है कि 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, 2% प्लस और माइनस, मतलब 4 से 6% और 4 से 2% तक का उसने टारगेट रखा हुआ है आरबीआई ने, ठीक है। अब आरबीआई जो है ना वो इन्फ्लेशन मेजर कैसे करती है, आरबीआई इन्फ्लेशन को नापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करती है। पहले क्या होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज करती थी, लेकिन होलसेल के रेट पे हम कंज्यूमर तक तो नहीं पहुंचता ना। मेन कंट्री इकोनॉमी जो है चलती किससे, हम कंज्यूमर से चलती है ना। तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेगा तो वो तो हमारे अंडर नहीं आती है, ऐसे तो एग्जैक्ट इन्फ्लेशन रेट पता ही नहीं चलेगा ना। इसलिए अब आरबीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन मेजर करती है कि कंज्यूमर के पास कौन सी चीज कितने प्राइस में गई है, उस हिसाब से इन्फ्लेशन मेजर करती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।